लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, जनतंत्र ये केवल शब्द नहीं हैं, ये मानव सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम अक्सर सुनते हैं कि लोकतंत्र की शुरुआत पश्चिम से यानी यूनान से हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब दुनिया के बाकी हिस्से कबीलों में बटे थे, तब भारत की मिट्टी पर गणतंत्र सांस ले रहा था। आज की इस वीडियो में हम लोकतंत्र के इतिहास की गहराइयों में जाएंगे। प्राचीन भारत के वैशाली से लेकर 21वीं सदी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हम जानेंगे कि कैसे 7,707 राजा मिलकर राज करते थे और कैसे एक सलाका तय करती थी आपका भविष्य। चलिए शुरू करते हैं लोकतंत्र की यह महायात्रा। कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 2600 साल पहले, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, भारत के गंगा के मैदानी भागों में। तब महाजनपदों का दौर था और इनमें सबसे खास महाजनपद था बज्जी संघ या लिच्छवी गणराज्य, जिसकी राजधानी वैशाली थी। इतिहासकार बताते हैं इसे दुनिया का पहला गणराज्य। यह सत्ता किसी एक राजा के हाथ में नहीं थी, यहाँ एक सामूहिक शासन था। बौद्ध ग्रंथ एक पंच जातक हमें एक हैरान करने वाला आंकड़ा देते हैं। वैशाली में 7,707 राजा थे। जी हाँ, 7,707। यहाँ राजा का मतलब कोई निरंकुश शासक नहीं था, बल्कि जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि। ये लोग साल में एक बार मिलते थे और राज्य के बड़े फैसले लेते थे। प्रशासन इतना व्यवस्थित था कि राजा के नीचे एक उपराजा, एक सेनापति और एक खंजाची होता था। फैसले कैसे लिए जाते थे? या तो सर्वसहमति से या फिर बहुमत से। और बहुमत जानने के लिए इस्तेमाल होती थी सलाका, यानी लकड़ी की एक रंगीन छड़। यह आज के बैलेट पेपर का प्राचीन रूप है। एक अधिकारी होता था जिसे सलाका गहापक कहते थे, जिसे उसकी ईमानदारी के लिए चुना जाता था। वह गुप्त रूप से या सबके सामने इन सलाखाओं को जमा करता और फैसला सुनाता था। बताइए, क्या यह आज की संसद जैसा नहीं लगता? वैशाली की न्याय प्रणाली तो आज के मानवाधिकारों से भी कहीं आगे थी। इसे अष्टकुलक कहा जाता था। किसी अपराधी को सजा देने से पहले उसे 7 अलग अलग अदालतों से गुजरना पड़ता था। पहले जांच अधिकारी, फिर कानून के जानकार, फिर सूत्रधार और अंत में वह राजा के पास जाता था। अगर किसी भी स्टेज पर वह निर्दोष साबित होता तो उसे बरी कर दिया जाता था। इसका सिद्धांत बिल्कुल साफ था, किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अब जरा नजर डालते हैं पश्चिम की ओर। लगभग उसी समय 508 ईसा पूर्व में एथेंस यानी कि यूनान में क्लिस्टनीज ने डेमोक्रेसी की नींव रखी। भारत में जहां प्रतिनिधियों का शासन था, एथेंस में प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, यानी हर नागरिक सीधे वोट डालता था। लेकिन यहाँ एक बड़ी कमी थी, वहाँ नागरिकता सिर्फ पुरुषों तक सीमित थी। महिलाएं, दास और विदेशी लोग इस लोकतंत्र का हिस्सा नहीं थे। प्राचीन लोकतंत्र के पतन के बाद सदियों तक राजशाही का अंधेरा रहा। फिर आया साल 1215 ईस्वी। इंग्लैंड के रनीमीड मैदान में एक ऐतिहासिक दस्तावेज साइन किया गया, जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसने पहली बार लिखित रूप में कहा कि राजा भी कानून से ऊपर नहीं है। इसने विधि के शासन की नींव रखी, जो आज भी लोकतंत्र की रीढ़ है। 17वीं और 18वीं सदी के विचारकों ने सवाल पूछना शुरू किया। जॉन लॉक ने कहा कि हर इंसान के पास जीवन और आज़ादी का प्राकृतिक अधिकार है। रूसो ने कहा कि सरकार जनता के सामाजिक अनुबंध से बनती है। इन्हीं विचारों ने बारूद का काम किया। 1776 में अमेरिकी क्रांति और 1789 में फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया को हिला दिया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा गूंजा और आधुनिक लोकतंत्र का जन्म हुआ। लेकिन लोकतंत्र एक सीधी रेखा में नहीं बढ़ा, यह लहरों में आया। प्रसिद्ध राजनीतिक वैज्ञानिक सैमुअल हंटिंगटन ने इसे डेमोक्रेसी की 3 लहरें कहा। पहली लहर में पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला। फिर एक लंबा संघर्ष चला महिलाओं के मताधिकार के लिए। न्यूजीलैंड से लेकर अमेरिका तक महिलाओं ने अपनी आवाज़ बुलंद की। दूसरी लहर आई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब भारत जैसे देश आज़ाद हुए और उन्होंने लोकतंत्र को अपनाया। भारत का लोकतंत्र एक अनोखा प्रयोग था। इसके पीछे 3 महान विचार थे। महात्मा गांधी का सपना था राम राज्य, जहां सत्ता गांव के हाथ में हो और फैसले नैतिक हों। नेहरू जी का मानना था संसदीय प्रणाली और मजबूत संस्थाओं में। डॉक्टर अंबेडकर का स्पष्ट कहना था कि राजनीति लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक सामाजिक लोकतंत्र ना हो, यानी केवल वोट की समानता नहीं, बल्कि जीवन स्तर की भी समानता होनी चाहिए।
अब संविधान बनाते समय यह सवाल उठा, संसदीय प्रणाली चुने या अध्यक्षीय। भारत ने संसदीय प्रणाली को चुना क्योंकि हमें स्थिरता से ज्यादा जवाबदेही की जरूरत थी। इस सिस्टम में सरकार हर रोज संसद के प्रति जवाबदेह होती है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली में यह जिम्मेदारी केवल चुनाव के वक्त तय होती है। आज हम 21वीं सदी में हैं और लोकतंत्र के सामने नई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डीप फेक वीडियो और सोशल मीडिया एल्गोरिदम जो झूठ को सच से ज़्यादा तेज़ी से फैलाते हैं, ये समाज में ध्रुवीकरण पैदा कर रहा है। हम अपनी ही पसंद की खबरों के गुब्बारे में बंद होते जा रहे हैं, जिसे इको चैम्बर कहते हैं। इसके अलावा राजनीति का अपराधीकरण और रॉबर्ट मिचेल्स का गुटतंत्र का लोह नियम, यानी सत्ता का कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में सिमट जाना, आज भी चिंता का विषय है। एडीआर के आंकड़े बताते हैं कि संसद में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, जो आज लोकतंत्र की सेहत के लिए खतरनाक है। दोस्तों, वैशाली के संथागारों से लेकर आज की डिजिटल संसद तक लोकतंत्र का सफर यह दिखाता है कि यह कोई अंतिम मंजिल नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। चर्चिल ने कहा था कि लोकतंत्र सबसे खराब व्यवस्था है, सिवाय उन सभी व्यवस्थाओं के जिन्हें आजमाया जा चुका है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है खुद को सुधारने की क्षमता, और यह सुधार तभी होगा जब हम यानी जनता जागरूक रहेंगे। अगर आपको भारत के इस गौरवशाली इतिहास पर गर्व है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।